नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, हम नाटकों की श्रृंखला देख रहे हैं, तो उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ जो बच्चन सिंह के मत अनुसार जो चैप्टर दिया हुआ है, नाटक की जो प्रारंभिक जानकारी है उसको देख लेते हैं। यहाँ तक जो है अंधेर नगरी, भारतोदशा और प्रेम जोगनी ऐसे ही नाटक हैं। नाट्य प्रयोग की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हम आगे देखते हैं कि भारत दुर्दशा की टेक है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी और पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ये भारत दुर्दशा की बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कई बार इसको पेपर में पूछ लिया गया है, आगे भी इसकी आने की पूरी संभावना है। तो ये हमें विशेष रूप से याद रखना है कि ये पंक्तियाँ जो है भारत दुर्दशा से ली गई हैं और इसको आप लोग विशेष रूप से नोट करिए। आगे हम देखते हैं, धन के विदेश जाने से ही इसकी दुर्दशा है। मुसलमानी राज्य में धन विदेश नहीं जाता था। दूसरे अंक में भारत दुर्योधन का प्रसिद्ध वाक्य याद करता है, सूच्याग्रनैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। ये देखिए भारत दुर्दशा की जी द्वितीय अंक का ये वाक्य पूरा यहाँ दिया हुआ है। तो ऐसे कुछ हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण पॉइंटों को अंडरलाइन करके देखना है। आगे चलते हैं। पर अंग्रेजों ने कूटनीतिक चाल से सारा देश हड़प कर इसे शमशान बना दिया। भारतेंदु ने अपने एक निबंध में लिखा है कि मुसलमान आक्रमणकारियों से यहाँ के लोग निरंतर युद्ध करते रहे, पर अंग्रेजों ने तो हमारी वीरता को भी मटियामेट कर डाला। भारत दुर्दशा का रूप बिंब है, क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, हाथ में नंगी तलवार। यहाँ ये जो है संपूर्ण भारत दुर्दशा की कथा वस्तु यहाँ बताई है बच्चन सिंह ने। भारत दुर्दशा की फौज में एक से एक महारथी हैं। और देखिए यहाँ जो भारत दुर्दशा के पात्र हैं, तो उन पात्रों को बताया गया है, आलस्य, धर्म, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपव्यय आदि ऐसे बाकी जवानों के सामने चंगेज खां, नादिर शाह, अदने सिपाही हैं। उसके सबसे बड़े महारथी हैं आलस्य और अनेक इस नाटक के बुद्धिजीवी पात्र हैं, संपादक, कवि, वक्ता, प्रबुद्ध, महाराष्ट्रीय और बंगाली। पर ये लोग कर्म से नहीं जुड़े हैं, केवल क्रांतिकारी, संपादकीय और ओजस्वी कविताएं लिखने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर और राजेश्वरी के प्रति भारतेंदु का आदर है, पर मध्यकालीन भक्तों तो यहाँ पर मध्यकालीन भक्तों के परमेश्वर की शक्ति संपन्नता में उन्हें आस्था है। भारत दुर्दशा कहता है, कहाँ गया मूर्ख जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। इस देश को भाग्यवाद में गहरा विश्वास है, पर इस नाटक में भारत भाग्य विधाता आत्महत्या कर लेता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग इसे ट्रेजेडी मानते हैं। भाग्यवाद के विदा होने पर भारत के जागरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, अतः यह दुखांत न होकर सुखांत ठहरता है। यह हिंदी का पहला जो राजनीतिक नाटक है। अब दोस्तों, हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक यदि प्रश्न आ जाए तो हमें याद रखना है कि भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला नाटक माना गया है। भारतेंदु का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी है। अपने कथ्य और प्रयोग दोनों दृष्टियों से यह आज भी प्रासंगिक है। यदि भारत दुर्दशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक है। यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था पर अत्यंत तीखा व्यंग्य है। नाटक की पूरी संरचना में घुल मिल गया है। नाटक का व्यंग्य मुख्यतः 3 स्तरों पर उभरता है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। भाजी और खाजा एक भाव व्यक्ति हैं। अपराध कोई करता है, दंड कोई और उसका पाता है। अनुचित कर भार, महाजनी शोषण, रिश्वतखोरी के कारण सामान्य जनता त्रस्त है। बाजार का दृश्य अत्यंत सशक्त और सजीव है। कुंजड़िन, हलवाई, मछली वाला भी हाकों में राजकीय कुव्यवस्था बुरी तरह उद्घाटित हो जा गई है। टके का महत्व सर्वोपरि है। टके के लिए जाति, धर्म आदि बेचे जाते हैं। यहाँ पर ये जो है संपूर्ण जो कथा वस्तु है पूरी, ये अंधेर नगरी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। तो जो सारांश ही हम इसे कह लेंगे अंधेर नगरी का, तो ये बहुत ही हमारे लिए उपयोगी साबित होगी परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, टके के लिए जाति, धर्म आदि बेचे जा सकते हैं।
आज के युग में तो पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता है, क्या नहीं खरीदा जा रहा है। लोक कथा और लोक संस्कृति को आधार बनाकर भारतेंदु ने इस नाटक का रूप ही बदल दिया। अब यहाँ पर देखिए, रामविलास शर्मा जो हिंदी के बहुत ही बड़े आलोचक माने जाते हैं, बहुत ही बड़े विद्वान भी माने जाते हैं, तो उन्होंने इसके संबंध में अपने क्या मत व्यक्त किए हैं। रामविलास शर्मा ने ठीक ही लिखा है। उन्होंने यहाँ यह दिखाया है कि पुरानी लोक संस्कृति के रूपों को राजनीतिक चेतना फैलाने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पर नौटंकी का स्पष्ट प्रभाव है। भाषा की नाट्य मान्यता का क्या कहना, लोकोक्तियाँ मुहावरों को सीधे सड़क से उठाकर नाट्यबिंब में रूपांतरित कर दिया है। वस्तुतः भारतेंदु ने संस्कृत नाट्यबिंब में रूपांतरित कर दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत नाट्य परंपरा को लोक नाट्य और पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़कर हिंदी रंगमंच को नया रूप दिया है। अब यहाँ यदि प्रश्न आ जाए कि संस्कृत नाट्य परंपरा को लोक नाट्य परंपरा और पाश्चात्य रंग कल्पना से जोड़ करके किस लेखक, रचनाकार या कवि ने जोड़ा है या इसको नया रूप दिया है, तो इसको हम लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संस्कृत नाट्य परंपरा में लोकनाट्य और पाश्चात्य रंग कल्पना को जोड़कर हिंदी रंगमंच को एक नया रूप प्रदान किया है। आगे हम देखते हैं, इस काल में कुछ ऐसे नाटक लिखे गए जिन्हें रोमांटिक, ऐतिहासिक, रोमांस, प्रहसन और सामाजिक पौराणिक नाटकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लाला श्रीनिवास दास, जिनका समय है 1851 से 1897 ईस्वी 97, के रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 में और लिखा गया है, और किशोरीलाल गोस्वामी के मयंक मंजरी में नायिका को प्राप्त करने के लिए नायकों में मध्यकालीन शौर्य के दर्शन होते हैं, पर नायक नायिकाओं की रीतिकालीन छिछोरेपन का भी प्रभाव है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो रणधीर प्रेम मोहिनी और मयंक मंजरी है, उसमें कहीं न कहीं रीतिकालीन परंपरा का इनके नाटकों में प्रभाव दिखाई देता है। रणधीर प्रेम मोहिनी में हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक माना गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक किसे माना गया है, तो इसका उत्तर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप नाटक उस समय का अत्यंत लोकप्रिय नाटक है, पर इस नाटक में कई अंतर्विरोध हैं। इसकी नाटकीयता प्रस्तावना में कहा गया है कि राणा की लड़ाई का अभिप्राय है अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुस्तान की रक्षा की लड़ाई, किंतु नाटक का कथ्य इससे मेल नहीं खाता है। कुछ लोग इसे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध मानते हैं। पता नहीं इसे भारतीय वीर की स्वर्गाथा का पुण्य स्मरण मानने से किसी को लज्जा का अनुभव क्यों नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो कथन दिए हुए हैं, जो तर्क दिए जा रहे हैं, वो बच्चन सिंह के अनुसार हैं, और जो यहाँ जैसे हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट फैक्ट निकल कर आ रहे हैं, वो सर्वमान्य हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो सर्वसम्मति से जो मत पेश किए गए हैं वह भी यहाँ बताए गए हैं। तो बाकी जो कथन हैं, तर्क दिए जा रहे हैं, वो बच्चन सिंह के अनुसार ही दिए जा रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं कि श्रीनिवास दास का संयुक्त स्वयंवर, काशीनाथ खत्री का सिंधु देश की राजकुमारियाँ और गुन्नौर की रानी तथा राधा कृष्ण दास का महारानी पद्मावती आदि सामान्य ऐतिहासिक नाटक हैं। अब देखिए, ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में कौन कौन से नाटक आते हैं। संयुक्त स्वयंवर, सिंधु देश की राजकुमारियाँ, गुन्नौर की रानी और महारानी पद्मावती, ये ऐतिहासिक नाटक हैं। राधाचरण गोस्वामी, जिनका समय है 1858 से 1925, ये जो है बच्चन सिंह के मत अनुसार इनका समय दिया है, लेकिन अधिकांशतः हमें जो समय है, सन है, प्रकाशन समय है, वो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही याद रखनी है। और
नेट जेआरएफ का जो पेपर होता है, सेट का स्टेट लेवल कोई भी पेपर होते हैं, तो जब हम अपना मत पेश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आचार्य रामचंद्र की जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको ही आधार बना करके हम अपने तथ्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चन सिंह कहते हैं कि राधाचरण गोस्वामी, जिनका समय 1858 से 1925, वृंदावन के प्रसिद्ध गोस्वामी थे, उन्होंने 2 प्रहसन लिखे, तन मन गोसाई जी के अर्पण और बूढ़े मोह मुहासे। और यह नाटक जो है पूरा इसका नाम है बूढ़े मोह मुहासे और लोग देखे तमाशे। पहले में धर्म गुरुओं की छद्म लीलाओं का भंडाफोड़ किया गया है और दूसरे में परनारी गमन का दुष्परिणाम बताया गया है। खड़ग बहादुर मल्ल ने, जिसके नाम पर बांकीपुर में खड़ग विलास प्रेस की स्थापना हुई थी, भारत आरत प्रहसन लिखा। प्रहसन वही व्यंगात्मक या हंसी वाले जो नाटक थे। इसके शासकों के अत्याचारों तथा शासितों की असहायता पर गहरा व्यंग किया गया है। देवकीनंदन के जयनार सिंह में ओझाई पर तथा अंबिकादास व्यास के देसी घी और चर्बी में व्यवसाय में घालमेल पर व्यंग किया गया है। सामाजिक पौराणिक नाटकों में बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम, ये हमें याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट का जो नाटक है जैसा काम वैसा परिणाम किस प्रकार का नाटक है, तो सामाजिक पौराणिक नाटक है इनका। अब हम देख लेते हैं राधा कृष्ण का दुखनीवाला, जवाहरलाल वैद्य का कमल मोहिनी, भंवर सिंह का गोपाल गहमरी का विद्या विनोद आदि नाटक लिखने के लिए लिखे गए नाटक हैं। वास्तविकता तो यह है कि भारतेंदु को छोड़कर शेष नाटककारों की रचनाएं कालखंड में विजड़ित हैं। इतिहास के आगामी चरण का संबंध केवल भारतेंदु के नाटकों से ही स्थापित हो पाता है, वह भी अंधेर नगरी से। अब यहाँ बच्चन सिंह ने जो नाटक के संबंध में पूरा अपना एक जो चैप्टर दिया है, तो वह आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया है और ये बहुत ही सारगर्भित जानकारी है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आप लोग 2-4 बार ही यदि वीडियो सुनेंगे तो उतने में ही आपके कई ऐसे जो प्रश्न हैं वो उनके उत्तर निकल कर के सामने आएंगे। इसी तरह से आप लोग देखिए, पढ़िए और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी मन लगाकर करिए। धन्यवाद।